हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा HPG के रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा अपडेटेड लेवल आज है। तो बाकी HPG के जैसा रहता है आपका वैसे ही है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन है। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आप टेलीग्राम से वीडियो शेयर कर जाती है, वहाँ पे वीडियो को जो वो ईजिली देख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि पुलिस की भर्ती का ग्राउंड भी अब अपकमिंग में दिसंबर में या फिर जनवरी के बीच तक के ग्राउंड पूरा हो जाएगा। फिर फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका इसका टेस्ट भी होने की पूरी संभावना है। और HP पटवारी का भी नेक्स्ट ईयर 2025 में जो वो इसके भी फॉर्म निकलने वाले हैं। तो इन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है। शेर है, कस्तूरी मृग है, ठीक है, हिम तेंदुआ है या फिर चीता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य प्राणी है आपका वो है हिम तेंदुआ, ठीक है। हिम तेंदुआ जो है ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, राज्य प्राणी है। तो हिम तेंदुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजुराणा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो किस जिले में स्थित है। ये सिरमौर में है, सोलन में है, बिलासपुर में है, शिमला में है। तो जजुराणा प्रजनन केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जजुराणा प्रजनन केंद्र जो आपका ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जैसे हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्थित है आपका सराहन, ठीक है। सराहन कहाँ पड़ता है, ये रामपुर में। सराहन पड़ता है आपका रामपुर में। ये तीनों जगह जो आपकी है शिमला में स्थित है। शिमला में कहाँ पे स्थित है, सराहन में। सराहन पड़ता है आपका रामपुर में। तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कौन है कि सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य। तो सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य हो गया, काला टोप खजियार हो गया, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका सेंचुतुआ नाला, ठीक है। एक हो गया काला टोप खजियार, तुंडाहा हो गया, ठीक है। तुंडाहा हो गया, कुगती हो गया। ये सारे वन्य जीव अभयारण्य जो आपके ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन कौन से, सेंचुतुआ नाला, काला टोप खजियार, तुंडाहा, कुगती, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो शिकारी देवी हो गए आपके, ठीक है। शिकारी देवी ये चंबा में है, कुल्लू में, मंडी में, सिरमौर में। तो शिकारी देवी और एक नरगू हो गया। तो ये जो शिकारी देवी और नरगू वन्य जीव अभयारण्य है, और एक बंदली हो गया। तो ये तीनों जो आपके ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शिकारी देवी, नरगू और मंडी, ये बंदली या बांदली भी लिखा होता है कहीं पे। तो ये तीनों जो आपकी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में दराती बनाने के लिए, दराती जो होती है उसको बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो शीशम का, अखरोट का, देवदार का या चीड़ का। तो हिमाचल प्रदेश में दराती बनाने के लिए जो वो कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है शीशम की लकड़ी का। तो हिमाचल प्रदेश में जो दराती है उसके वो बनाने के लिए शीशम की लकड़ी का जो वो प्रयोग किया जाता है। तो शीशम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क कुल्लू में है, चंबा में, बिलासपुर में या फिर सोलन में है। तो इंद्रकिला जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो किस जिले में स्थित है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपका इंद्रकिला जो राष्ट्रीय पार्क है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथीधार किस जिले में स्थित है। तो हाथीधार जो ये किस जिले में जो आपकी ये स्थित है। हाथीधार ये कुल्लू में है, चंबा में है, बिलासपुर में या फिर सोलन में स्थित है। तो हाथीधार जो आपकी किस जिले में स्थित है, ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाथीधार जो आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये स्थित है हाथीधार। तो
चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो महासू चोटी सोलन में है, शिमला में है, सिरमौर में है या फिर हमीरपुर में? तो महासू चोटी जो ये किस जिले में स्थित है? महासू चोटी ये है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। महासू चोटी जो आपकी है शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? तो लाहौल स्पीति में पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है, चंबा में पड़ती है या फिर सिरमौर में? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला इनमें से मुख्यतः चंबा में पड़ती है, और चंबा में कहाँ? पांगी घाटी में। पांगी घाटी में, चंबा के पांगी घाटी में जो है मुख्यतः ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो ये पड़ती है। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है, कांगड़ा में है, चंबा में है या किन्नौर में? तो ग्यास पर्वत शिखर जो किस जिले में स्थित है? तो ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है आपका ग्यास पर्वत शिखर। तो ग्यास पर्वत शिखर चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पीर पंजाल जो आपकी वो पड़ती है मुख्यतः चंबा के पांगी घाटी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी ग्रामर का है। तो हिंदी ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अर्थ अलंकार, ठीक है, और एक होता है आपका शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर अर्थ में बात होगी और मतलब उसका अर्थ जो वो होंगे अलग अलग, और शब्द अलंकार में जो होता है वो शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, शब्दों की ज़्यादा वो मतलब उसमें भूमिका रहती है कि कोई वर्ण दोहराएगा, कोई शब्द आएगा, तो वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल सा कोमल वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो आपको ध्यान रखना है कि मुख कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर। मुख की जो तुलना किससे करी जा रही है? कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना करी जा रही है। मुख की तुलना करी जा रही है चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से। और जहाँ पर भी तुलना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल सा कोमल। तो वाक्य में कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें जो वो तुलना करी जा रही है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। इसकी दूसरी ट्रिक है इसको पहचानने की। अगर ऐसे कोई पंक्तियाँ समझ में नहीं आती तो उसमें से सीधा सा आपने ध्यान रखना कि एक तो योजिक चिन्ह आएगा और सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, से आ जाएगा, सम आ जाएगा, सरिस, ये शब्द लिखे हों और साथ में योजिक चिन्ह हो। जैसे यहाँ पे लिखा मुख चंद्रमा सा सुंदर, सा योजिक चिन्ह आ गया, सा आ गया, कर कमल सा कोमल, तो सा आ गया, योजिक चिन्ह आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी सा, सी, से, सम, सरिस आ जाए योजिक चिन्ह के साथ, वहाँ पर आप में कौन सा अलंकार कर देना है? उपमा अलंकार जो वो कर देना है, उपमा अलंकार। ठीक है, और आपका अतिशुक्ति अलंकार में क्या होता है? अतिशुक्ति अलंकार में होता है जहाँ पर छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण में क्या होता है कि मानवीकरण अलंकार में जो वो प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे फूल हंसे कली मुस्काई, फूल हंसे कली मुस्काई। अच्छा, फूल कभी हंसते हैं नहीं, कलियाँ मुस्कुराती है नहीं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का हंसना मुस्कुराना ये मानवीय मनुष्य की फितरत में है। तो ये जब प्राकृतिक चीज़ों में जो मानवीय भावनाओं का वर्णन किया था वो मानवीय अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में होते हैं छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। उत्प्रेक्ष अलंकार को पहचानने का एक आसान सा ट्रिक है, जहाँ पर पंक्ति में मनु आ जाए, जनु आ जाए, मनु जनु मानो या जानो आ जाए पंक्ति में, तो वो आपका अलंकार होता है। कौन सा? वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहाँ पर सा, सी, से, सम, सरिस योजिक चिन्ह के साथ आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार, अर्थात जहाँ पर तुलना की जाती है। ये सब जो अलंकार है आपके ये अर्थ अलंकार के भेद है। किसके? अर्थ अलंकार के ये सारे आपके भेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो एक होता है आपका अनुप्रास अलंकार, एक होता है यमक अलंकार। इन दोनों को समझना। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होगी,
वर्णों की आवृत्ति होगी। जहाँ पर एक वर्ण बार बार दोहराया जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी, जहाँ पर एक शब्द ही बार बार दोहराया जाएगा वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द बार बार आता है लेकिन इकट्ठा नहीं आता, वो अलग अलग आता है। ठीक है। तो इसमें श्लेष अलंकार होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में होता है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ से श्रोता द्वारा कुछ और ही ले लिया जाता है, उसमें वक्रोक्ति अलंकार जो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा गया जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो आपको पता होना चाहिए आपका सम्मात्रिक छंद है। छंद से आपके क्वेश्चन बनते भी है, पटवारी में आया था पिछली बार। तो चौपाई एक होता है चौपाई सम्मात्रिक छंद, जो इम्पोर्टेंट है वो चौपाई और रोला। ठीक है। गीतिका, हर गीतिका, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16। और रोला में कितनी हो जाएंगी? 24। गीतिका में कितनी हो जाएंगी? 26। और हर गीतिका में कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चौपाई के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जलज में कौन सा समास है? तो जलज अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला किसकी बात कर रहे हैं? कमल की। ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज है। कमल का पर्यायवाची जलज है। तो ये जो जलज इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, बल्कि किसको बोलते हैं हम? कमल को बोलते हैं। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो बल्कि किसी और की तरफ इशारा करता हो वहाँ पे जो समास हो जाता है आपका वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। क्योंकि जल जिस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, जल से उत्पन्न हो रहा किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कमल की बात कर रहे हैं। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो बल्कि किसी और की तरफ इशारा करता हो वो समास होता है आपका बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में विशेषता का वर्णन होता है। अव्ययी भाव समास जो उसमें क्या होता है? उपसर्ग लगे होते हैं अनु यथा प्रति निर्भर। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह के साथ जो वो ये जुड़े होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होते हैं मतलब प्राचीन लोग। ठीक है। प्राचीन बोल सकते हैं, विलेजर बोल सकते हैं, ठीक है, आदिवासी बोल सकते हैं, या प्राचीन धारणाओं वाले बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्राचीन मतलब वो प्राचीन लोग जो मतलब या फिर जो पुराने लोग होते हैं वो कैसे होते थे? तो रफ एंड टफ होते थे। ठीक है। तो ये भी आपकी सिनोनिमस में आ जाएगा। एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन हो जाएगा। अनसिविलाइज्ड मतलब थोड़े से अनसिविलाइज्ड भी होते थे, मतलब थोड़े से रूड टाइप ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है। तो अनसिविलाइज्ड ये तीनों इसको क्या हो जाते हैं? सिनोनिमस जो वो इसके हो जाते हैं। तो इसका जो मॉडर्न जो होता है इसका एंटोनिमस हो जाएगा प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव प्राचीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ मैजेस्टी। मैजेस्टी क्या होता है आपका? भव्य। ठीक है। मैजेस्टी होता है भव्य या गौरव। गौरव का कोई काम किया जिसने मैजेस्टी, उसको बोलते हैं मैजेस्टी। तो ग्रैंड्यूअर, डिग्निटी, अनसिविलाइज्ड या डिग्रेडेशन। तो इसका भी अपने एंटोनिमस बताना है। तो ग्रैंड्यूअर क्या होता है? ये भी आपका भव्य होता है। डिग्निटी क्या होती है? आपकी गरिमा होती है। ठीक है। अनसिविलाइज्ड आपका असभ्य होता है, ये आपने देख लिया। ठीक है। और डिग्रेडेशन क्या होता है? पतन, पतन की ओर। ठीक है। तो डिग्रेडेशन जो वो इसका क्या हो जाएगा? राइट एंटोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन द डोर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर भी आज्ञा का बोध हो तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो पहले लेट आ जाएगा, फिर नाउन आ जाएगा, नाउन प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। नाउन प्लस बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे? लेट, फिर नाउन आ जाएगा क्या है? लेट द डोर। डोर क्या? नाउन है। लेट द डोर, फिर क्या आ जाएगा? बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है ओपन, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनड। लेट द डोर बी ओपनड। द डोर मस्ट बी ओपनड, द डोर विल बी ओपन, द डोर इज ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड इसका राइट आंसर जो वो पैसिव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम एंड श्याम ब्रदर्स। तो जब भी एंड से आपका एंड कंजक्शन आती है, एंड से दो कंजक्शन दो नाउन जुड़े होते हैं तो उसमें वो आगे जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ठीक है। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
स्लो एंड स्टडी, दो चीज़ें मिला के अब यहाँ पे एंड लगा है, लेकिन है क्या ये प्रोवर्ब है, ठीक है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो होते हैं उनके साथ हमेशा जो है वो किस में यूज़ होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। स्लो एंड स्टडी मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, स्लो एंड सहज पगे सो मीठा होए, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। और स्लो एंड स्टडी एक अलग फ्रेज भी है, इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आउट ऑफ स्कोर आपका कितना हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।